भविष्य की दुनिया में एक रहस्यमयी भूमिगत जीवों की प्रजाति ने मानव सभ्यता को नष्ट कर दिया था। अजीब बात ये थी कि ये जीव कभी भी समुद्र तल से 8000 फीट से ऊपर नहीं जाते थे, मानो वहां कोई अदृश्य दीवार मौजूद हो। रॉकी पर्वत की ऊंचाई पर टॉम अपने बेटे के साथ पिछले 3 साल से रह रहा था। मानव समाज यहां तक आते आते फिर से आदिम जीवन शैली में लौट चुका था, लेकिन ये शांत जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। टॉम के बेटे की पुरानी बीमारी अचानक और गंभीर हो गई। पर्वतों में मिलने वाली सीमित दवाइयां अब उसके लिए पर्याप्त नहीं थीं। टॉम ने शाओ मेई की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी और साथ ही दानवों के प्रकट होने की शुरुआत से ही शाओ मेई उनके व्यवहार पर शोध कर रही थी। शाओ मेई ने बताया कि एक छोड़ी हुई खान है जिसकी सुरंग जमीन के नीचे से होकर सीधे अस्पताल के पास निकलती है। अगली सुबह टॉम ने अपने बेटे को रिश्तेदारों की देखभाल में छोड़कर गोला बारूद के गोदाम से यात्रा का सामान तैयार किया। उसकी मित्र आजहीन को टॉम की योजना पता चली। उसने टॉम को अकेले जाने देने से इनकार कर दिया। जो भी खतरा हो वो उसे अकेले नहीं झेलने देगा। इस तरह टॉम, शाओ मेई और आजहीन तीनों अस्पताल की ओर निकल पड़े। पहाड़ की खड़ी चट्टानों से नीचे उतरते हुए उन्हें एक जगह पुरानी लड़ाई के अवशेष मिले। सेना और दानवों के बीच हुई भिड़ंत के हथियार बिखरे पड़े थे। टॉम ने वहां से उपयोगी सामान जुटाया। उसे एक भारी ग्रेनेड लॉन्चर भी मिल गया। आजहीन ने तुरंत उसे अपने हथियार पर लगा लिया और शाओ मेई को दानवों की त्वचा का एक सख्त टुकड़ा मिला। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वे आगे बढ़े। जब वे 7600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केबल कार स्टेशन पहुंचे तो अस्पताल सिर्फ 400 मीटर दूर था। उन्हें लगा कि पहला घाटी क्षेत्र वे आसानी से पार कर लेंगे, पर तभी शाओ मेई का डिटेक्टर अचानक तेजी से घूमने लगा। इसका मतलब दानव पास आ चुका था। पेड़ों के बीच लाल लाल चमकती रोशनी दिख रही थी। दानव इन रोशनियों से जीवित प्राणियों की संकेत तरंगों को महसूस करते थे। दानव बेहद तेज गति से नजदीक आ रहा था। आजहीन पहाड़ी पर चढ़कर फायरिंग पोजीशन लेने गया। टॉम केबल कार शुरू करने में जुट गया और शाओ मेई ने कवर देना शुरू किया। दानव निशानी में आते ही आजहीन ने ग्रेनेड दाग दिया, लेकिन धमाका दानव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टे वो और अधिक उग्र हो गया और बिजली की गति से उन पर टूट पड़ा। आखिरकार टॉम ने केबल कार चालू कर दी। टॉम और शाओ मेई उस पर चढ़ गए। आजहीन एक खंबे पर चढ़कर उस तक पहुंचा। दोनों मिलकर दानव पर लगातार गोलीबारी करते रहे, लेकिन गोलियां उसके लिए किसी झटके से ज्यादा नहीं थीं। दानव ने केबल पकड़कर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। दोनों लगभग गिर ही पड़े थे कि आजहीन समय पर केबिन में कूद गया और टॉम ने उसे पकड़ लिया। वे जैसे तैसे 8000 फीट के सुरक्षित क्षेत्र के करीब पहुंचे ही थे कि दानव ने फिर वही तरीका अपनाया। अत्यधिक दबाव के कारण केबल टूट गई और तीनों जोर से जमीन पर आ गिरे। दर्द सहते हुए वे खड़े हुए और चेतावनी रेखा की ओर भागे। अंततः वे आखिरी क्षण में सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर गए। फुलिन स्टेशन में आधा पर्वत विश्राम। एक केबिन में पहुंचकर उन्होंने सांस ली। दिन भर की दहशत अब भी उनके चेहरों पर थी। शाओ मेई ने उन्हें दानवों के बारे में विस्तार से बताया। 3 साल पहले ये दानव अचानक धरती के भीतर से उभरे। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने 90% मानव आबादी को खत्म कर दिया। वे न थकते हैं न खाते हैं। मनुष्यों का शिकार करना मानो उनका एकमात्र उद्देश्य है। अगले दिन टॉम उन्हें एक परित्यक्त खान में ले गया। इस खान की 8वीं परत 8000 फीट से ऊपर थी, जिस वजह से वो जगह अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। टॉम का प्लान था 8वीं परत से सुरंग पार करके शहर में घुसना और अपने बेटे के लिए दवा लाना, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि 8वीं परत का लोहे का दरवाजा पूरी तरह से वेल्ड कर दिया गया था। टॉम ने हार नहीं मानी। उसने 7वीं परत से गुजरने का निर्णय लिया, जो पूरी तरह दानवों के खतरे वाले क्षेत्र में थी, क्योंकि वहां वे कार्बन डाइऑक्साइड से शिकार का पता लगाते हैं। शाओ मेई और आजहीन चिंतित थे, पर टॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। दुर्भाग्य से 7वीं परत में कदम रखते ही उनका सामना एक भयानक दानव से हो गया। वे तीनों घबराकर दौड़ पड़े। दानव शायद इस जगह को अपना घोंसला बना चुका था। आजहीन ने जल्दीबाजी में ग्रेनेड दागा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और खान भी हिलने लगी। वे एक छोटे से सुराख में छिप गए, पर दानव अपनी चमकती हुई टेंटिकल्स अंदर तक बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड से उनकी स्थिति महसूस करने लगा। तीनों ने सांस रोक ली। दम घुटने जैसा लगने लगा। इसी समय टॉम को एक उपाय सूझा। उसने एक फ्लेयर जलाकर कृत्रिम CO2 फैलाया, जिससे दानव भ्रमित हो गया और दूसरी दिशा में चला गया। तीनों ने तुरंत एक छोटे छेद से बाहर निकलने की कोशिश की, पर बाहर तो और भी बड़ा दानव घोंसला था। आजहीन जैसे ही बाहर आई, सामने से एक दानव ने उसकी पीठ पर वार किया
और उसकी पूंछ ने उसे भेद कर अंदर खींच लिया। आज हीन वही मारी गई। टॉम और शाओ मेई को दुखी होने का समय भी नहीं मिला। उन्हें एक और एग्जिट मिला और वे सुरंग के बाहर पहुंच गए। परित्यक्त फार्म हाउस। दोनों एक पुराने फार्म पर पहुंचे। यहाँ एक गाड़ी काम कर रही थी और घर में भोजन भरा पड़ा था। खाना खाकर टॉम ने शाओ मेई से पूछा, फौज तुम्हारी रिसर्च को इतना महत्व क्यों देती थी? मेरी पत्नी तुम्हें बचाने में क्यों मारी गई? शाओ मेई ने सच्चाई बताई। दानवों की त्वचा सामान्य हथियारों से नहीं कटती, लेकिन ये प्राचीन तत्वों से रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। वे लोग महत्वपूर्ण प्रगति कर ही रहे थे, तभी लेबोरेटरी दानवों के हमले में नष्ट हो गई। अस्पताल मिशन। अगली सुबह वे पिकअप चलाकर शहर की ओर निकले और घोड़ों की आवाज में छिपकर अस्पताल तक पहुंच गए। अस्पताल खंडहर बन चुका था, पर टॉम ने एकदम सही जगह से दवाइयां खोज लीं। उसी वक्त शाओ मेई का कंपास तेजी से घूमने लगा। दानव करीब था। वे तुरंत भागे, लेकिन दानव अस्पताल पहुंच चुका था। वे छत पर भागे और वहीं टॉम पर दानव की टेंटिकल लिपट गई। शाओ मेई ने फायर एक्सिस से वार किया, लेकिन आवाज धातु के टकराने जैसी थी। कोई असर नहीं। टॉम ने पास पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को देखा और तुरंत एक प्लान बनाया। जब उन्होंने जमीन पर पड़े राक्षस को हल्की सी हरकत करते देखा तो शाओ मेई के दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि ये राक्षस अजय नहीं है। इसी भरोसे के साथ उसने टॉम से विनती की कि उसे वापस प्रयोगशाला ले चले। कई सालों की रिसर्च के बाद शाओ मेई ने राक्षसों को मारने का तरीका खोज लिया था। बस अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए जरूरी उपकरणों की कमी थी। राक्षसों के हाथों से अपना घर वापस लेने के लिए टॉम ने एक पल भी नहीं सोचा और शाओ मेई को लेकर सीधे प्रयोगशाला की ओर निकल पड़ा। प्रयोगशाला में टॉम आसपास पहरा देता रहा, जबकि शाओ मेई ने प्राचीन तत्वों को दूसरे रसायनों के साथ मिलाकर गोलियों पर लेप करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही गोली चलाई गई, राक्षस की त्वचा पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई। टॉम ने उसे तुरंत वहां से निकल चलने को कहा, मगर शाओ मेई आखिरी कोशिश यही करना चाहती थी। उसने टॉम से कहा कि वो पहले निकल जाए, क्योंकि उसकी अपनी कार पास ही खड़ी है। अगर ये प्रयोग भी नाकाम रहा तो वो खुद गाड़ी लेकर इस खतरनाक जगह से निकल जाएगी। टॉम भारी मन से वहां से चला गया। शाओ मेई ने कितनी ही बार रसायनों का अनुपात बदला, लेकिन गोली फिर भी राक्षस की त्वचा को भेद नहीं पाई। तभी जब वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, राक्षस भी पास पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक तरफ रखी पावर बैटरी पर पड़ी और उसे अचानक सब समझ आ गया। उसने तुरंत रसायनों का अनुपात दोबारा बदला और बेहद सावधानी से उन्हें गोलियों पर लगाया। उधर टॉम अपनी पुरानी कार को तेजी से घर की ओर चला रहा था। दुर्भाग्य से सालों से जर्जर हो चुकी कार का टायर अचानक फट गया और गाड़ी फिसलते हुए रुक गई। पता नहीं कितनी देर बाद एक राक्षस की दहाड़ ने बेहोश पड़े टॉम को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि वक्त बहुत कम है। वो फौरन कार से बाहर निकला और देखा कि राक्षस बेहद करीब आ चुका है। टॉम ने बिना देर किए कार से बंदूक और अपने बेटे के लिए रखी दवाइयां उठाईं और पहाड़ों में बने सुरक्षित इलाके की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लेकिन वो जितना भी तेज दौड़ता, राक्षस उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता रहा और उनके बीच की दूरी लगातार घटती गई। जैसे ही सुरक्षित क्षेत्र बस कुछ ही कदम दूर था, एक और राक्षस अचानक सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। गोलियां खत्म होते ही टॉम पूरी तरह निराश हो गया। ठीक उसी जानलेवा पल में शाओ मेई समय पर वहां पहुंच गई। उसने बंदूक उठाकर राक्षस पर निशाना साधा। साफ था कि उसका प्रयोग सफल हो चुका था। एक एक कर कई राक्षस मारे गए, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। तभी टॉम को हैरान कर देने वाला सच पता चला। ये राक्षस जीवित प्राणी नहीं थे, बल्कि बेहद जटिल मशीनें थी। दरअसल वे समुद्र तल से 8000 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसा उनके प्रोग्राम में तय किया गया था। हालांकि दोनों को अब भी ये नहीं पता था कि इन राक्षसों को किसने और किस मकसद से बनाया, लेकिन उन्होंने आखिरकार इन्हें खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया था। कुछ ही समय बाद इंसानों को निशाना बनाने वाले ये राक्षस पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और दुनिया में एक बार फिर उम्मीद की रोशनी लौट आई। फिल्म यही समाप्त होती है। ध्यान दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सहयोग दें।